खबर है में खुश आमदेद। मेरे साथ आरमीर भट्टी साहब, ताहिर मलिक साहब और मैं हूं सईद कादरी। नाज़रीन, एक बड़ी हार्ड हिटिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी फवाद चौधरी साहब की देखने में आई, जिसमें उन्होंने कहा कि हुकूमत सख्ती से अस्करी तंजीम से निपटेगी। तो क्या मुज़ाकरात का रास्ता जो है वो हम उसको जो है तर्क कर चुके हैं या उसको हमने एग्जॉस्ट कर दिया, यह क्या सिलसिला था? इसके अलावा और भी बहुत सी इसमें डेवलपमेंट्स हैं, इस पर बात करेंगे। साथ साथ सऊदी अरब से मिलने वाले पैकेज पर गुफ्तगू होगी। इसमें हमें जितने पैसे मिले हैं वो किन शर्तों पर मिले हैं और मैशत किस समत में जा रही है। क्या अमेरिका वाकई पाकिस्तान से फ़िज़ाई हदूद मांग रहा है? और साथ क्रिकेट के हवाले से, क्रिकेट का आजकल बड़ा जुनून है और फिर उसमें कुछ वाक़यात भी हुए। जो एक डॉक्टर नियाज़ जो हैं PTV के और जो हमारे जो एक स्टार बॉलर हैं, उनके दरमियान क्या मामला है और ये क्या रुख इख्तियार करेगा? भट्टी साहब, अभी आपने सुनी होगी प्रेस फवाद चौधरी साहब की, वो कह रहे हैं अस्करी तंजीम में 27 कलाजनी को उनकी तहरीक में शामिल है। मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई रीज़नेबल तरीका है इसको हल करने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर एक, तो जब लाहौर में थे मुझे तो उनकी तरफ कोई मुसल्ला शख्स नज़र नहीं आया। मेरी आंखों ने तो नहीं देखा। हो सकता है कि लाहौर से सादों की ज़्यादा और इस्लामाबाद से सादों की ज़्यादा क्लियर नज़र आता हो। कई समय इस बात में हम कोशिश करते हैं ऐसी बातें ना करें। क्या मुझे याद है मादी में नवाज शरीफ दौर में तरीके लब्बैक ने धरना दिया तो शाह महमूद कुरैशी गए थे। मुझे शेख रशीद के 5-6 क्लिप अभी मैं निकाल के सुन रहा था उस दौर के। ये करते क्या है, हर चीज को आप 126 दिन धरना दें तो उस वक्त रास्ता आखिरी आप कहते हैं नबी पाक मोहम्मद को फरामा रास्ता बंद ना करो। तो इमरान खान साहब ने जो लॉन्ग मार्च किया था वो पैराशूट के जरिए किया था, फ्लाइंग के जरिए किया था, GT रोड से गए थे। उस वक्त रास्ते बंद नहीं हुए थे। शेख रशीद साहब ने 3 वादे किए उनसे कि जी हम साद रिजवी साहब को रिहा कर देंगे और बाकी कायदीन को रिहा कर देंगे, शेड्यूल 4 से निकाल देंगे। हाँ, किसी भी सूरत में किसी भी शख्स को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं। अभी जो शेख रशीद साहब कह रहे वो 3 सिपाही हमारे भाई हैं, खून तो मेरा है ना, खून तो पाकिस्तान का है। अगर तरीके लब्बैक के भी लोग हुए हैं तो वो भी खून हमारा है। कादी साहब, इतना नाअहल हुकूमत मैंने पूरी जिंदगी में नहीं देखी। शेख रशीद साहब छुट्टी पे गए थे मैच देखने, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बुलाया, पूरी रात ये मुलाकात करते रहे। खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि उनकी साद रिजवी से मुलाकात हुई है, जबकि ये मुलाकात जहां हुई है मुझे पता है उस वक्त जेल में नहीं थे। इन्होंने कहा 90% मामला हल हो गया, हम कौम को अच्छी खबर सुनाएंगे। मंगल की रात तक वो मूवमेंट नहीं करती तरीके लब्बैक के कोई भी एक शख्स कलंदम तरीके जिसको उन्होंने कलंदम कह दिया वो इलेक्शन भी लड़ते हैं, मुझे तो समझ नहीं आती। आज क्या ऐसा हुआ कि एकदम या तो आप इसकी कवरेज करने की इजाजत दें, हम लोगों को फैक्ट्स बताएं, लोग फैसला करें कौन गलत कर रहा है कौन सही कर रहा है। जब आप हकायक छुपाने की कोशिश करेंगे तो इससे फिर क्या पता नहीं है क्या मामला है। मगर मैं शेख रशीद साहब एक शॉर्ट सुनवाता हूँ जिसमें उन्होंने पंजाब की लॉ एंड ऑर्डर सूरत हाल के हवाले से क्या अहम फैसला किया है, सुनाइए ज़रा। कौमी सलामती और लोगों की जानो माल की हिफाजत के लिए आर्टिकल 147 के तहत पंजाब रेंजर्स को पंजाब हुकूमत की दरखास्त पर 60 दिन के लिए कराची की तरह पूरे पंजाब में नाफिजुल अमल कर रहा हूँ। जी मलिक साहब, पहले मैं सिर्फ 30 सेकंड लूंगा आपकी बारी। मैं एकदम अदब एहतराम के साथ शहबाज शरीफ की हुकूमत पर हम बेपनाह तनकीद करते रहे। ये गलत है कि सही है? किया बिल्कुल किया। इस दौरान 2014 भी आया, थाने माल्टोन भी हुआ जिसमें 14 लोग शहीद हुए थे। लेकिन उस 8 सालों में मेरा ख्याल एक दफा भी 60 दिन के लिए रेंजर को नहीं दिया गया। कि दिया गया, मैंने सलाह करें नहीं। तो इस नाहल वज़ीर आला से रिजाइन क्यों नहीं लेते? जो एक हालात को टैकल ही नहीं कर सकता, इस इंतजामिया से क्यों नहीं लेते? 8 साल ये तीसरी चौथी दफा तरीके लब्बैक वाले सड़क पे आए हैं, फर्स्ट टाइम नहीं हुआ। इवन के मैंने बताया है कि 17 अगस्त गालबन या जून है जब सानिया माल्टोन हुआ था। इसका मतलब है आपकी हुकूमत पंजाब टोटल फेल हो चुकी है। आप पूरी रात मुज़ाकरात करते हैं। शेख रशीद साहब के बयान, सिर्फ मैं शेख साहब को व्हाट्सएप कर रहा हूँ, मेरी गुजारिश है जब पहले तरीके लब्बैक का धरना था ना, अपने बयान सुन लें फिर फैसला करें। हर चीज़ को आप ना ताकत से दबा रहे हैं, हर चीज़ को
खुदारा ये रबिश छोड़ दे, मुज़ाकरात से आए। मैं तो हाँ तरीके लंबा, किसी ने भी एक पत्थर मारा है, किसी सरकारी मुलाजम पर हाथ डाला है, सरकारी इमला किया, गैर सरकारी तो है वो गलत किया, किसी ने भी किया। अब मलिक साहब माजरत के साथ ये मलिक साहब सवाल मैं ज़रा रिफ्रेज कर दूँ। हुकूमत का जो था इन्होंने बता दिया, लेकिन जब भी आप सड़कों पर आते हैं, जब भी सड़क पर, तो ट्रैफिक रुकती है, रास्ते रुकते हैं। हमने कई ऐसी वीडियोस देखी हैं जिसमें जो है शहरियों के साथ मुकालमा हो रहा है, तो हम तो दोनों तरफ से मारे गए। काई साहब मैं तो सोच रहा था कि पता नहीं किस दुनिया में हम रह रहे हैं। मुझे तो यही समझ आई कि रियासत हमने बनाई थी शहरी के लिए। रियासत के दो मकासद हैं, सबसे बड़ा लॉ एंड ऑर्डर और दूसरे राइट ऑफ वे। राइट ऑफ वे आपकी यूनाइटेड नेशन हो, आपका पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन हो, दुनिया में 203 ममालिक हैं और 203 ममालिक के आइन में ये लिखा है कि किसी शहरी का रास्ता रोकना जुर्म है और रियासत के क़याम का सबसे बड़ा मसला जो है, मकसद जो है वो रास्ता देना है। अब देखें आज तो ये रियासत बचाने आ गए हैं, बचाएं, मुझे कोई इस पर शक नहीं, मेरा मान है ये रियासत मेरी, उसको बचाएं। मगर मेरा आपसे सवाल है, जो 10 दिनों से आपने लाहौर से, जो सेंट्रल पंजाब है, आधी पॉपुलेशन है आपकी लाहौर, गुजरांवाला, वज़ीराबाद, गुजरात, लाला मूसा, झेलम और पिंडी, आप 10 दिनों से कभी वहाँ पर इंटरनेट बंद कर देते हैं, कभी आप टेलीफोन बंद कर देते हैं। आज आपने रेलवे भी बंद की। और मज़े की बात देखें, आपने अमीर आदमी की सहूलत रखी है। जो अमीर आदमी ट्रैवल करना चाहता है वो मोटरवे से चला जाए, जिसके पास गाड़ी है, और 1500 जिसके पास अपना टोल टैक्स है। जो गरीब शहरी है पाकिस्तानी, और 60% पंजाब, ये नॉर्थ पंजाब में रहता है, उसकी तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा? उसकी रियासत क्या है? रियासत मैंने बनाई है अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, रियासत बनाई है, उसका तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत का जितनी जिम्मेदारी है। शहरी की तरह मेरा आपसे ये सवाल है, आपने 10 दिनों से आधे पंजाब को कैद करके रखा हुआ है, आप उनका नाम भी नहीं ले रहे। अच्छा, एक शेख साहब का और शॉर्ट आपको सुनवाता हूँ, शायद बात वाज़ेह हो। एम्बेसडर यहाँ है ही नहीं है, मैं लाइव कह रहा हूँ सारी दुनिया के सामने। वो कहते हैं हम गूगल से देखते हैं, मुझे तो आता नहीं गूगल से कैसे देखते हैं। मैंने एज ए इंटीरियर मिनिस्टर उनको कहा है कि फ्रांस का एम्बेसडर पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन इससे साबित हुआ कि उनका एजेंडा कुछ और है। उनका एजेंडा कुछ और है, ये वो कह रहे हैं। लेकिन जो सफारतकार वाला जो मुतालबा है, उनका बड़ा पुराना और देरीना मुतालबा है। यहाँ पे गवर्नमेंट एक मिनट मैं आपसे लूँगा, सॉरी, उनका मुतालबा सुन लीजिए। मैं उनकी जो टॉप लीडरशिप इस वक्त है उनको कोट करने लगा। उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान के कानून का एहतराम करते हैं, हम इस रियासत का एहतराम करते हैं, हम कोई कानून तोड़ना नहीं चाह रही है। मैं उनको कोड आपको कर रहा हूँ जिम्मेदारी के साथ। वो ये कह रहे हैं कि आप मेरी असेंबली में जाएँ, ये जो 300-350 मेरा नुमाइंदा है, मैंने इनको डिस्कशन करने दें, इनको कि यार ये हमारा एक जज्बाती मसला है, इसका हल निकाल लें। और वो ऑन दी ओथ हैं, वो कह रहे हैं कि जब आप इस पर ईमानदारी से असेंबली में ले जाएंगे, जो आप फैसला करेंगे हम इसको फॉलो करेंगे। अगर ये अच्छा, एक मिनिस्टर जिसकी आपने भी बात की है, वज़ीर इत्तलात, वो उनको कह रहा है अक्सरी पसंद है और फलां है, इतनी क्लाशनकोफ है, और जो वज़ीर दाखिला है वो कह रहा है मैं सुबह तक उनसे निगोशिएट कर रहा हूँ। व्हाट इज़ दिस? अगर तो एक बंदा आपकी खिलाफ गन ले गया, सुबह तक आप कह रहे हैं हमने नेगोशिएशन किया, मंगल तक आपने उनसे रिक्वेस्ट करके, मुज़ाकरात करके उनके रोका है। क्यों भट्टी साहब मैंने गलत कहा? 100%। तो ये क्या आज वो टेररिस्ट हो गए? काजी साहब, हम बाज़ पॉलिसियों की वजह से बड़े लिमिटेड है, हमारे हाथ पांव इन्होंने बांध दिए। हम नाजरीन से भी माफ़ी के खासदार है कि हम शायद पूरी चीज़ नहीं बताते। गुजारिश ये है कि शेख रशीद साहब किस तरह मैं 3-4 बयान दिखाऊं ना, और शेख रशीद साहब को मैंने एक व्हाट्सएप किया, कल आपने सुनाया था, मुझे भी सुनाया, आपको सुनाया था ना, बट काजी साहब भी थे कि पूरे पाकिस्तान को आग लगा दो। अब कैसे मुझे ये बताएं, इस वक्त मरीज के या सादों की या कामों की है, 4 दिन से आपने पूरा इस्लामाबाद बंद किया, उधर तो कोई एहतजाज नहीं हो रहा। उन मेरे पिंडी के भाइयों को ये यहाँ से अगर इनको राइट ऑफ द वे आप दे देते हैं, तो ये जाके वहाँ क्या करना चाहिए? इन्होंने क्या कहा है? पहले अर्ज कर लें, पहले मैं अर्ज करने लगूँ। एक तो उन्होंने कहा हमने कभी नहीं कहा निकालो, उन्होंने कहा इस करारदाद को असेंबली में पेश कर दें, जो डिसीजन हो। बिल्कुल सही है, जो डिसीजन हो, क्योंकि फ्रांस के सफीर को मैं भी समझता हूँ वापस करना भेजना मुमकिन नहीं है। यूरोपीय यूनियन है, हमारे मुल्क की लोग में जो हुक्मरान है उनको खुद ज़्यादा विजन होता है, लेकिन वो कह रहे हैं ये। लेकिन शेख रशीद दुबई की छुट्टी से आके कहते हैं 90% मुज़ाकरात ठीक हो गए। इस तारीख को उन्होंने कहा है कि जी साद रिजवी साहब को रिहा करो, ये लोगों को वोट शेड्यूल से निकालो। उस वक्त आप ये नहीं कह रहे कि फ्रांस के सफ़ीर की अपनी बात मान सकते। अब आके मोहतरम फवाद चौधरी सब थ्रेट करते हैं, धमकियाँ देते हैं, 100 दफ़ा दें। मैं कह रहा हूँ एक सिपाही का खून भी हमारा खून, उसे ज़ाया नहीं होना चाहिए।
पुरतशद्दद व किसी को भी इजाजत नहीं दी सकती, लेकिन देखिए आज इन्हें रास्तों का दुख है, नहीं बंद होने चाहिए, इस बात में तो दो राय नहीं है ना। मैं भी कहता हूँ, आप भी, एक पत्थर भी नहीं लगना चाहिए। बट सर मैं गुस्ताही चाह रहा हूँ, आपकी बात काट रहा हूँ। कल मैंने आपको ये खबर दी थी, उनका जो मुआहदा था ना, उन्होंने कहा था एक सड़क हम खुली रखेंगे। उनका कहना है कि इन्होंने कंटेनर लगा के खुद रास्ते बंद किए। मैं वही बात करने लगूं, ब्रीद के ये है गुजरात आपने सड़क खोद दिखाई, उन्होंने किया। अच्छा, क्या नून लीग ने लॉन्ग मार्च नहीं किया? क्या वुकला ने लॉन्ग मार्च नहीं किया? क्या पीपल्स पार्टी ने नहीं किया? क्या खुद इमरान खान जिनका नाम है, जो गालबन आजकल वजीर आजम है, ना सिर्फ लॉन्ग मार्च किया, उससे पहले लाहौर सानिया मार्टन में 14 लोग शहीद हो गए डॉक्टर ताहिरुल कादरी के घर रेड करते हुए, वो नजायज हुए थे बिल्कुल बैरियर उठाने पर। 126 दिन जब आपने धरना दिया, मैं हाक में वक्त से पूछता हूं, उस वक्त डी चौक में रुकावट नहीं आई। अब अगर ये मरीज के हैं तो 5 दिन पहले आपने कराची पूरा इस्लामाबाद और पिंडी बंद कर दिया है। और खुदारा मजाकरत करो, गलत है तो कानून के खिलाफ कार्रवाई करो, कानून के मुताबिक मैं भरपूर कार्रवाई करो। वजीर इत्तलात जनाब फवाद चौधरी साहब ने जो अभी अभी प्रेस टॉक की है, उस हवाले से उससे मैं एक शॉट सुनाता हूँ। अभी भी कुछ देर पहले 27 क्लाशनकोव बरदार जो हैं वो सादोगी में जो है वो इस तहरीक में शामिल रहे। ये तो बड़ी इन्होंने संगीन इल्ज़ाम लगा दिया। बड़ा मज़ेदार इल्ज़ाम है। फिर मेरे इदारे कहाँ हैं, मेरी पुलिस कहाँ है, मेरी इंटेलिजेंस कहाँ है? अगर 27 क्लाशनकोवें इस तरह वहाँ पे गई हैं तो उसका जिम्मेदार तो फिर मेरे रियासती इदारे हैं, मेरी पुलिस है। मुझे एक बात और कर लेते थे, आपने मुझे सुबह से ये पैगाम दिया रियासत बचाना हुकूमत का काम है, शहरी बचाना नहीं है। पॉलिसी सुने ज़रा कितनी बेरहम है कि जेलम तक हम आपको आगे जाने देंगे, जेलम से आगे नहीं जाने देंगे। क्यों? क्योंकि इस्लामाबाद में हुकूमत है, मेरी हिफाजत मैंने करनी है, मेरी हिफाजत के लिए मैं तुम्हें जेलम तक जाने दूंगा। और जेलम से लेकर लाहौर तक भी ट्रैफिक बंद है और पेशावर से पंजाब का भी राब्ता बंद है। सिटीज़न का किसी को ख्याल नहीं, जो मेरा आर्गूमेंट है, क्योंकि रियासत मैंने बचानी है। जबकि रियासत मैंने इसलिए बनाई थी कि मुझे बचाए, शहरी को बचाए। एम आई राइट? बोलें इस पर। देखिए, रियासत का काम गुजारिश ही है, यहाँ तो हमें दिखाने दे। फरमाते हैं 27 क्लाशनकोव, एक तो आपने पूरा मुल्क को चौक किया हुआ, 87 क्लाशनकोव वैसे 27 वजह कैसे पहुंच गए? दूसरी उसकी फुटेज दिखाएं, हमें तो आप कुछ नहीं दिखाने दे रहे, हमें तो कुछ। क्योंकि देखें, एक पैमरा का हुक्म है या अदालत का हुक्म है, नवाज शरीफ को नहीं दिखा सकते, अल्ताफ हुसैन को नहीं दिखा सकते, हमने इंप्लीमेंट करना है। कल अंदम तंजीम है, हम नहीं दिखाते। भाई आप कह रहे हो 27, पूरा मुल्क तुमने इतने दिनों से चौक किया हुआ, 500-600 बंदा तुमने गिरफ्तार कर लिया गया। 27 क्लाशनकोव वाले बंदे क्यों गए? उनकी तस्वीरें दिखाओ, या हमें करने दो, हम लोगों को दिखाएं तो सही हो क्या रहा है। कादी साहब, मुझे 5-6 आज मिल गए कहीं तरीके लब, उन्होंने पकड़ लिया जी आप मीडिया बड़ा जुल्म कर रहा है। जी हमारी क्या, हमसे क्या गुस्ताखी हो गई? आप हमारे बंदे रोजाना शहीद हो रहे हैं, इतना जांबा कोरिया नहीं दिखा रहे। मैं क्या सर, हमारी मजबूरी है, हमें पैमरा के कवानीन के मुताबिक फॉलो करना होता है, हम नहीं दिखा सकते। मुझे ऐसे लगा कि मेरी कहानी तोड़ने लगे थे। कैसा मुझसे भी बताएं भट्टी साहब, मीडिया पे हुकूमत भी नाला और मुजाहिरीन भी नाला, हम क्या करें? नहीं, मीडिया जर्नलिस्ट आप भी बताएं ना, ये आपको भी कल को रोकेगा। बड़े चुप है। ये जरा सुनिए जरा, पहले फवाद चौधरी साहब ने कुछ और मजीद कहा है। तरीके लब्बाक पाकिस्तान जो कालिज़म जमात है और एक अस्करियत पसंद जमात है, मिलिटेंट ग्रुप है, कोई मजहबी पार्टी नहीं है, ये एक मिलिटेंट ग्रुप है। रियासत जो है उसकी कोई सब्र की कोई लिमिट होती है, कोई इंतहा होती है। ना ही आप ये समझें कि आप रियासत को ब्लैकमेल कर सकें। किसी माई के लाल की जरूरत नहीं है कि वो पाकिस्तान की रियासत को ब्लैकमेल करे। ये एक बिल्कुल वाज़ेह फैसला किया गया है कि किसी सूरत में इस तरह की एक्टिविटी को टॉलरेट नहीं किया जाएगा। इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई रियासत की रिट को चैलेंज करे। हाँ जी, सही है, दुरुस्त है, इस पर किसी को क्या एतराज़ है? मेरा तो आर्गूमेंट ये है कि रियासत की रिट ठीक है, आपका काम है, आपकी जिम्मेदारी है, रियासत का तफज़ करें। और वाकई किसी की क्या जरूरत है इस रियासत पे आंख उठाए? बिल्कुल सही है, मगर मेरा क्वेश्चन है, वेयर इज़ द सिटीजन ऑफ दिस रियासत? उसकी भी तो बात करें ना। 11 दिन से आपने उनको जाम किया हुआ है। मैंने कल भी आपको बताया था, इन लोगों से पूछे जो गरीब लोग हैं, जो कामों की वगैरह रहते हैं, वो आज आ नहीं सकते थे। कह रहे थे इनको बैन नहीं किया और इलेक्शन भी है, तुराब सब है वो सॉर्ट हमारे पास, वो इलेक्शन तो लड़ सकते देख ले। इन्होंने कल इलेक्शन में और हिस्सा भी लिया है,
कारी साहब मुझे समझ में नहीं आता, अस्करियत पसंद है तो फिर शेख रशीद साहब ने और पंजाब हुकूमत ने आके सारा दिन इनसे मुज़ाकरत क्यों की? मलक साहब कह दो रहे हैं मुआहदे किए हैं सर, अब मुज़ाकरत की बात कर रहे हैं। वो चार मुआहदे मुआहदे दो अच्छा, साइन मुझे किए। ये बताए, मैं कह रहा हूँ जिसने कांस्टेबल पर ईंट फेंकी उसने कानून तोड़ा और उन्हें वायलेशन की इजाजत ही नहीं, लेकिन माजी में जिन्होंने एहतजाज किए, रियासत की रिट को चैलेंज किया, नवाज शरीफ दौर में यही वो कहते थे कि हम रियासत की रिट को चैलेंज नहीं करने दें। 2014 में मैं 126 दिन वहां रहा हूं, कुरैशी साहब रोजाना ये कहते थे। हातिम रिजवी साहब ने जब गए थे वहां पे धरने पे, कुरैशी साहब शाह वहां पे महमूद कुरैशी वहां पहुंचे और शेख रशीद साहब के क्लिप इसमें 10 हैं 10 हाँ, जो लफ्ज मैं चला नहीं सकता। काजी साहब ये क्या मतलब है? जब आपकी हुकूमत, आप अपोजिशन में हो तो कोई एहतजाज करे तो आप उसको सपोर्ट करते हो, हुकूमत में आओ तो अस्करियत पसंद है, अस्करियत पसंद है तो फिर उन्हें कार्रवाई करो कानून के मुताबिक। देखें, पहली बात तो ये कि ये जो पहले कुछ फुटेज पिछली दफ़ा जब ये मसला हुआ तो हमने देखा कि खातून की फुटेज मैंने देखी कि उनको कहा ये हम आपको जाने नहीं देंगे आगे। वो खड़ी हैं और वो गलत था, पूरा मुकालमा हुआ, उनका भी मेरा घर इधर है, मेरा रस्तों के जी इससे बड़ा मकसद है हमारा, आप घर नहीं जा सकते। एक ऐसे ये पैरेलल, ये सिटीजन है बाय द वे, ये सिटीजन क्या जिसके लिए रियासत बनी है, उनका जी आप नहीं जा सकते। और उसको जो रोक रहे थे वो लब्बैक कालादम तहरीक के लोग थे। मैं आपको देता हूं, आप झिझक के बात करें, मैं खुल के बात करता हूं। ओ कादी साहब आप झिझक क्योंकि इनकी झिझक नहीं कह रहा, झिझक गलत बात सुने। तरीके लब्बैक रोक के मैं करूं, आप करें, साफी करें, वकला करें, कोई सियासी जमात करे, कानून कोई माइका लाल हाथ में नहीं लेना चाहिए, कानून की रिट कायम रहनी चाहिए, लेकिन ये सबके लिए होना चाहिए। वो अगर जिस किसी ने रोका, जब वो इन्होंने लोगों को मारा, एम्बुलेंस से फंस गई, हमने तरीके लब्बैक की मजम्मत की कि ये क्या तरीका, आप तो आश के रसूल हो, तो आश के रसूल तो सबसे ज्यादा इंसानी हकूक की बातें करते हैं आप नबी वसल्लम, हमने खुद ये कहा। लेकिन आज मैं इन सियासतदानों से जो कह रहे थे, इनके क्लिप्स इसी में है। शेख रशीद साहब से मैं एक गुजारिश करता हूँ, लब्बैक पे आपने गोलियां चलवा दे, अगर वो उसके पसंद है अपने क्लिप्स, और इमरान खान साहब का भी है, सिर्फ वो जरूर सुन ले जब तरीके लब्बैक पहले कर रही थी। देखिए जो इशू है उस पर तो हम सब दुखी, हम सब दुखी, जब फ्रांस में हो, किसी जगह पे हो, मगर सवाल ये है कि वो हम पे करते हैं और यहाँ पे हम बदअमनी कर रहे हैं। यहाँ पे भी एक आर्गूमेंट है, देखिए इशू है ही कोई नहीं, मेरे ख्याल में सिर्फ कम्युनिकेशन गैप है। इनका भी वही ख्याल है, आपका भी यही ख्याल है, हुकूमत का भी यही ख्याल है, कम्युनिकेशन गैप, बैठ के मैं बात करने की कोई इस पे इख्तिलाफ हो सकता है, किसी कारकुन को इजाजत नहीं, इसमें मेरा आपसे सिंपल सा सवाल है, नमूसे रसालत पे पाकिस्तान में कोई बहस हो सकती है, इख्तिलाफ हो सकता है? आप नबी पाक मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैहि के पाँव की खाक के बराबर भी हम नहीं। आप तो इंसानियत को तकलीफ देने का सोच भी नहीं सकते थे, साथ को अमीन थे। मैं ये कह रहा हूँ, हुकूमत हो या कोई और हो, रहमतुल्लाह आलमीन के नाम पे लोगों के रास्ते न रोको यार। बिल्कुल ये जरा सुनिए फवाद चौधरी साहब कुछ कह रहे हैं। कल वज़ीर-ए-आज़म साहब की सदारत में जो इजलास हुआ उसमें पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारे और तमाम मुतल्लिका हुकाम ने उसमें शिरकत की और एक वाज़ेह पॉलिसी डिसीजन लिया गया है, और वो डिसीजन यही है कि ये जो अब कालदम तहरीके लब्बैक है इसको मिलिटेंट पार्टी के तौर पर ट्रीट किया जाएगा। ये तो बड़ा सख्त स्टैंड है ये भट्टी साहब। देखिए कादी साहब, मैंने गुजारिश कहा अगर मिलिटेंट पार्टी है तो वैसे ही करना चाहिए मिलिटेंट से, लेकिन मेरी सुई वहाँ अड़ी हुई है। जब इमरान खान साहब अपोजिशन में थे, शाह महमूद कुरैशी साहब खुद गए और शेख रशीद के 1000 बयान है, ये सिर्फ सोच ले, कानून तोड़ने की किसी को इजाज़त नहीं, हुकूमत की रिट रहनी चाहिए, लेकिन ये नहीं कि नवाज शरीफ की हुकूमत हो, मेरा 126 दिन का धरना जायज़, मेरा लॉन्ग मार्च जायज़, मैं भी जीटी रोड से गया था, मैं फ्लाइंग गियर नहीं लगा, उस वक्त भी हम कह रहे थे ये पूरा मन एहतजाज। हाँ, अगर पुरतशद्दद कोई भी करता है तो कानून को सख्ती से साथ निपटना चाहिए। भट्टी साहब जब पेशावर से जुलूस आया था तो उसको उन्होंने इस्लामाबाद की सरहद पे रोक दिया था। जो सिटिंग गवर्नमेंट होगी, अपोजिशन में कुछ और कहेगी, जब हुकूमत में होगी तो कुछ और बात करेगी, क्योंकि उस वक्त इस वक्त ये कस्टोडियन है। परवेज खटक वज़ीर आला था, उस पर लाठी चार्ज हुआ, हाँ हुआ, शेलिंग हुई, एम आई राइट? हाँ बिल्कुल। तो इन्हें देखना चाहिए मकाफात अमल, आज जो कहते हैं कल करना पड़ता है। अल्लाह ताला ताकत दे ना तो और झुक जाओ। अल्लाह कहता है जिस शख्स में आजिज़ी नहीं, मैं आजिज़ कर देता हूँ। ताकत का ये, हाँ
इन्हें कानून नहीं तोड़ने देना चाहिए। आप इतना अरसा क्यों खामोश रहे? भाई साहब, अगर एक ये कमेंट मेरा ले अस्करियत पसंद जमात है सिर्फ एक तो कमेंट। आपने अभी तक इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भट्टी क्यों साहब नहीं की? मेरा एक कमेंट है, जिस तरह भट्टी साहब ने कहा, मेरा भी 100% ख्याल है किसी का राइट नहीं को कानून तोड़े, रियासत जो मर्जी करे, और जब हुकूमतें खुद आपने किए हुए माहदे पे अमल ना करें उसको तोड़ें, उसके बारे में तो कोई खुदा का वास्ता उससे भी तो बोले ना, जो वादे की पासदारी आप नहीं कर रहे। मलिक साहब उसमें देखें, बात सुने, ये कोई इतना ब्लैक एंड वाइट में नहीं होता। कितनी दफ़ा है जी वो दुनिया जो है ना वो मैकियावेली की दी प्रिंस चलाती है। अच्छा काजी आइन साहब, नहीं चलाते अच्छा होते। काजी साहब आजकल बड़ी कहना भी सच आज- है। आज- सच बोलो, काजी साहब आजकल अहम तरीन शख्सियत है, हमारे लिए काबिल इज्जत है क्योंकि हमारे वो इस वक्त वज़ीर आज़म है। उन्होंने कहा था कराची बंद कर दूंगा, पूरा मुल्क बंद कर दूंगा, तो उस वक्त रास्ते नहीं रुकने थे, उस वक्त अवाम को मुश्किलात नहीं आनी थी। अच्छा मुझे एक बात बताएं, क्या मांगा था उसमें इमरान खान ने? चार हल्के खोल दो। अच्छा ठीक है, अच्छा मांगने 4 हल्के खोलने थे। ये यहाँ पर तो बहुत बड़ा इशू है ना कि वहां पे आप कहीं आप वहां पे डिप्लोमेटिक एनक्लेव है और 4 हल्के खोल दो, कहते नहीं खोल दे। मलिक साहब अब मैं और मलिक साहब 10 बारी कह चुके हैं कि हर बारी 2 नंबर इलेक्शन जीत के आते हैं। काजी साहब का पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छा है, वेल डन भाई। 4 हल्के खोल दो, ये आप होती बंद है कर लॉजिक गुफ्तगू में, तालियां। इसलिए आपसे ज्यादा इंप्रेस हूं। काजी जीत गया जी। 4 हलकों पे पूरा पाकिस्तान चोक करना जायज है। जायज़ है। एक बात अच्छा। भट्टी काजी साहब की याददाश्त नहीं, मुझे याद है कि एक बंदे ने ना इस तरह करके बिल पकड़ा, उसको जला दिया। उस कि ये वक्त अदा भी यूनिट नहीं कितने करना, का था? ये अदा नहीं करना क्योंकि महंगाई है, ये भी याद करें। यार मैं वो 4 हल्के खोल देते तो बिल ना फटता। और ये भी कहा कि आप बैंक से पैसे नहीं मंगवाएंगे, आप बैंक से पैसे नहीं मंगवाएंगे, वो कुछ नहीं था, मेरी बात वो अमन था सारा। मेरी बात, ये कल की क्या चलाई मालिक ने, कल ये क्लिप क्या चलाया था कि जी पीएम जो इंटरव्यू ले रहे हैं वो ले रहे हैं कि वो आरटीएस कौन बिठाएगा, ये भी यही कहा ना। और वो चाहते हैं आरटीएस हमारे मफाद में बिठाओ, वो केड़ा असूल जरा। और नवाज शरीफ से आप डील कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नून से डील कर रहे हैं, तो असूलों पे लड़ेंगे? ये असूलों की लड़ाई हो रही है, नहीं असूलों की लड़ाई, कादी लड़ाई है। मैं तो शहरी की बात कर पावर रहा हूं। पॉलिटिक्स ही है, तुसी जाओ जो मर्जी कीता जे। I am not into 14 बंदे मार छड़े, अजे तक इस गवर्नमेंट ने भी नहीं पूछा। अच्छा नहीं नहीं, इनका तो cousin था काजी भाई। साहब देखें निहायत फिर आप ना हमसे आपसे सीखते हैं। इमरान खान साहब ने कहा था ताहलुक कादरी मेरा भाई है, भाई भाई बहन। कजन सुन लेना, कजन 1.5 मिनट क्लियर कर ले, कजन का था। इनके बंदे शाम को चले जाते थे, रात जलसे के टाइम से जुलूस के, ताहिरुल कादरी सब के बैठे रहते थे। इनकी हुकूमत को आए 3.25 साल हो गए, उन्होंने 10 वादे किए थे कि साने मॉडल के कातलों को सजा दूंगा और सारे पुरकशिश ओहदों पे तैनात है। मैं ये कह रहा हूं, और उनको पंजाब की अहम तरीन पोस्ट पे रखा है। मैं ये कह रहा हूं कातलों को जो नामजद है, जिन्होंने मारा था और जिन्होंने तादीबी कार्रवाई नहीं की, मेरी नजर में मुझे जो मेरे दीन ने बताया है, ये कातलों में आते हैं। जरा ये देखते हैं आईजी पंजाब क्या कह रहे हैं। कलअदम तंजीम ने 2 दिन पहले भी मार्च के दौरान पुलिस एहलकारों को तशद्दुद करके शहीद किया और आज भी दर्जनों एहलकार जख्मी पड़े हैं। आज इन्होंने पुलिस पर सीधी गोलियां चलाई जिसके नतीजे में 4 शहीद हुए। देखिए काजी साहब, पुलिस पे गोली चलाना जुर्म है। पुलिस यूनिफॉर्म हमारी हिफाजत के लिए खड़ा होता है। गोली तो दरकिनार, उसके साथ आर्गूमेंट भी नहीं करनी क्योंकि वो मेरी हिफाजत के लिए, इस मुल्क की हिफाजत के लिए। जिन्होंने ये किया सीधी गोलियां चलाई, अगर इन्हें चाहिए उसकी फुटेज लाएं, लोगों को दिखाएं। और 2 हमारे कहा जाता था शहीद पुलिस की गाड़ी के नीचे आ गए, लेकिन बीइंग ए रिपोर्टर मैं वहां गया, मुझे वाकयात कुछ और नजर आए। इन्हें चाहिए कि जिन्होंने भी आम शहरियों ने पुलिस के सिपाहियों पे गाड़ी चलाई उसके सबूत लाए, और जिन्होंने पुलिस वालों को गोलियां मारी वो भी हमारे भाई हैं, उनका नाहक खून नहीं जाना चाहिए। उन्हें कोई काबिल माफी नहीं है कोई भी। तो इसका मतलब ये है कि देखें फिर वो इसी खौफ में अगर तो पुलिस वाले इस तरह शहीद हो रहे हैं और जहाँ यहाँ पे एक छोटा सा कमेंट है, देखें पुलिस एक सिंबल होती है तहफ़्फ़ुज़ का। यूनिफॉर्म मेरा मुल्क है, मेरी रियासत है, मेरी जान भी इसके लिए हाजिर है। जब मैं पुलिस को देखता हूँ मुझे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास मिलता है। ये पहले भी जो वाक़या हुआ अभी हुआ, इशू ये बनता है पुलिस को मार पड़ जाती है, पुलिस ज़ख्मी है, पुलिस शहीद हो जाते हैं। ये आईजी कह रहा है, बजाय आईजी को मैं पूछूं कि भाई ये जो 200 अरब तुम मेरे से लेते हो, तुम्हारी तरबियत नहीं है, तुम्हें कोई इंटेलिजेंस तुम्हारे पास रिपोर्ट नहीं होती, ये किस तरह लोग असला लेके बीच में चले गए? ये सवाल तो मेरे इनसे बनते हैं। आईजी थे, ये अपना नहीं लेता, ये तो अपना रोना शुरू कर देते। आईजी से ये सवाल पूछा नहीं, मेरा आपसे सवाल है, इशू पुलिस की तहफ़्फ़ुज़ है कि मेरा तहफ़्फ़ुज़ है? आप जवाब ही ले लें। एक साबिक आईजी से ये बात की गई थी, मैंने भी उनसे बाद में बात की।
उन्होंने कहा था, मुझसे ये सवाल किया गया था तो मैंने कहा भर्ती कौन कीते जे, ये सारा निस्बत रोड अंदर वाड़ता जे, अंदर जराइम पेशा बंदे की तरक्की का तरीका ये होता है कितने बंदे मारे, ये देखे कितनी स्टोरियां दी हैं, और छड़ के की गए सो केड़ी पुलिस छड़ गए सो, पुलिस रिफॉर्म पुलिस मुकाबले अरशद अमीन चौधरी और केड़ा सारे स्टूडेंट मारे। दोनों वज़रा की बातों पे तो मैं 10 आर्गूमेंट कर सकता हूँ, क्योंकि उनको मैं जानता हूँ। राव सरदार साहब क्रेडिबल है। अगर उन्होंने कहा है कि गोलियां मारी तो पुलिस वालों पे गोली चलाना ये आशिक़ रसूल नहीं कर सकता मुहाफ़ पे, लेकिन इस पे भी मैं अब काम करूंगा बीइंग ए रिपोर्टर, शायद टीवी पे पूरी मैं ये कह रहा हूं कि जो सड़क पर आदमी आया है, मलिक साहब आपने लाहौर में काम करना है। जो इन्होंने कहा ना 2 पुलिस वाले हमारे भाई शहीद हुए जिन पे मुजाहिरीन ने गाड़ियां चलाई, उस स्टोरी पे आपने काम करना है। मेरा आपसे एक सवाल है, ठहरे मेरा एक सवाल है, अगर जिस तरह इन्होंने कहा है तो ये मेरा शहरी हो गया, हक नहीं बनता कि वो कौन है जो बेचारे शहीद हुए हैं, उनका मुजरम कौन है, उसको अदालत में लेके जाओ, उनको सजा दे। मुजरम को करार वाकया सजा होनी चाहिए। पुलिस हमारी मुहाफ़त है, मुझे बताया गोली नहीं चलानी। मैंने कुछ और भी सुनाना आपको, दोनों अतराफ के। इमरान खान साहब शहरी प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उसका भी आइन के तहत है, पूरा मुल्क चोर कर दो यार। वो रहा चलाना शेख रशीद साहब वाला बयान, वो बड़ा सख्त बयान है, वो नहीं चलाना ना, वो ना चलाना। जरा ये फवाद चीज़ साहब का जो बात है वो बताएं क्या। लोग जो YouTube के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन कर रहे हैं और झूठी खबरें फैला रहे हैं, आप अपने रवैयों के ऊपर अभी नजरसानी कर लें। उनमें कुछ लोग मीडिया के भी हैं, और ये जो फेक न्यूज फैलाने का कल्चर कुछ लोगों ने जिसका तमाशा लगा लिया है, हम इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और वी विल कम हार्ड ऑन यू। सो बाद में फिर हमसे गिला ना कहिएगा। अरे ये तो कुछ यूट्यूबर्स को भी धमकी है या धमकी फेक न्यूज़ है। एक बंदा आता है कहता है कि मामला तय हो गए, वो भी न्यूज़ है। फेक कौन है? एक बंदा कहता है मैंने मदीने की रियासत कायम कर दी, नहीं होती। एक बंदा कहता है कि मैं 2 नहीं 1 पाकिस्तान होऊंगा। तो फेक बयान देने वाले जो 20 करोड़ अवाम के जज्बात से खेलते हैं उनके खिलाफ भी हाँ फेक न्यूज़ के खिलाफ कार्रवाई हो। फेक बयान देने वाले 22 करोड़ अवाम से मुखातिब करते हुए मैं तुम्हारी तकदीर बदल दूंगा, मैं तुम्हें रोजगार दूंगा, 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, 50 लाख घर दूंगा, 2 नहीं 1 पाकिस्तान होंगे, ताकतवर के लिए 1 कानून होगा। ये फेक बयान देने वालों के खिलाफ कोई कानून नहीं। आप बताएं ना, आप तो उस्ताद भी हैं। अभी देख वो कानून और तरीके के कानून होते हैं। वो मैं बात करता हूँ तो फिर आप मुझे रोक देते हैं। वो तो फिर इनकलाब के कानून होते हैं। वो कभी-कभी होता है। आप इस मुल्क के शहरी हैं, नहीं मलिक साहब सिर्फ 10 सेकंड, आप इस मुल्क के शहरी हैं, ठीक है। एक लीडर आता है कहता मैं तकदीर बदल दूंगा, मैं इंसाफ दूंगा, तलीम से पुलिस को बदल दूंगा, मैं इस्लाहत लाऊंगा, मैं IMF से पैसे नहीं लूंगा, IMF के पास नहीं जाऊंगा। वो भी खबर के तौर पे टीवी पे चली। अच्छा, फेक न्यूज चलाना रिपोर्टर के लिए बायसे शर्मिंदगी है। अदारा उसके खिलाफ कार्रवाई करता है, नौकरियों से निकलता है फेक न्यूज से। लेकिन फेक बयानात देने वाले लोगों के जज्बात खरीद के उन्हें धोखा देने वालों के खिलाफ कोई कानून नहीं है। मैं आपको दो बयान बताता हूं ना, कानून बताए हैं। मैं वही बताने लगा। मेरे वजीर इत्तलात ने फरमाया था कि हमने कोई इंटरव्यू नहीं होते, आप 1-2 दिन में फैसला सुन लेंगे। अपना ISI की जो तैनाती होनी थी, एक तो 20 दिन पता ही नहीं चला। रोज़ कहते थे कल हो जाएगा। तो व्हाट इज़ दिस? फिर हमारे वज़ीर दाखिला ने, मैंने अपने कानों से सुना, उन्होंने कहा ये 90% मसला हल हो गया है, कंटेनर वगैरह सारे उतर जाएंगे, GT रोड सारी चल जाएगी। मैंने गलत खबर आपको दी है। ये फेक न्यूज़ चली तो टीवी पे हमें गोली मारो, वज़ीर को पूछोगे। ये खबर चली और वज़ीर साहब ने फरमाया कि ये लोग अब इंडिया को पूरी तरह सेलिब्रेट करो, हम सारे रास्ते भी खोल दिए। दूसरे दिन से बंद हो गए। ये क्या खबर है? एक जो लीडर बयान देता है ना, वो भी न्यूज़ होती है। एक मैं सोर्सेज से देता हूँ, एक लीडर देता है। उन्होंने कहा रास्ते खोल दिए, मामला सारे तय हो गए हैं। अब इसकी सजा किसको मिलेगी? क्योंकि ये अखबारात पे मीडिया को मिलेगी, टीवी पे भी चली। पहली बात तो ये है लीडर को, मीडिया को झूठ बोला। पहली बात तो ये है कि आपने अगर तो एतबार कर लिया था जो आपसे वादे किए गए थे, वो ये आपके दरमियान और उस पार्टी के दरमियान में है। अब मैं पार्टी नहीं, अब आपके साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इलाज की गरज से गए थे। इलाज की गरज से क्यों नहीं आए वापस? ये न्यूज़ भी हुकूमत ने कहा था इलाज के लिए भेज रहे हैं। ये खबर भी मीडिया ने दी। इसकी भी कार्रवाई मीडिया के खिलाफ होगी या भेजने वालों के खिलाफ? ब्रेक है मीडिया के खिलाफ। तो भाई हम तो रिसीविंग एंड पे ही हैं। भारत ब्रेक के बाद वापस आते हैं। मसला ये है अमन व अमान कायम रहे, शहरियों की ज़िंदगी जान माल हिफाजत में रहे, और जो मसला है उसको हल करें। क्योंकि ये इस्लामाबाद है, पेरिस नहीं है जहाँ पर ये गंद उन्होंने डाला है। तो अपने इस्लामाबाद में बैठ के मसला हल कर रहे हैं या उस पर क्या करना चाह रहे हैं? एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। अब आ जाएँ, ज़रा कुछ खुशकुन मनाज़र भी हैं जिनसे हमें चश्मपोशी नहीं करनी चाहिए। हमारे साथ हैं जनाब CEO लाहौर कलंदर राना आतिफ साहब, और इनकी जो कंट्रीब्यूशन है इस पर हम बाद में आएंगे, मगर एक कंट्रोवर्सी भी चल पड़ी है और लाहौर कलंदर का नाम भी इनके ना चाहते हुए भी शायद उसमें आ गया है। आपने राना साहब ये देखा आपने, और ये जो सारा मामला बिल्कुल जो चला है, जो हुआ है, तो आप इसे कैसे देखते हैं? ये बैड टेस्ट में नहीं था मुझे तो, या मैं गलत समझा हूँ? डॉक्टर नुमान नियाज साहब ने जो कुछ कहा और शाहीन अफरीदी की जो बात है और जो बात रऊफ़ हारिस साहब के हवाले से उन्होंने की है, तो इसको एक अच्छी स्पिरिट में नहीं लिया जाना चाहिए था जनाब राना साहब? सर थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी इन योर शो। देखिए अनफॉर्चुनेट है, पाकिस्तान के बहुत बड़े सुपरस्टार है, दुनिया क्रिकेट के बहुत बड़े सुपरस्टार है शोएब अख्तर, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो बहुत बड़े हीरो है पाकिस्तान के। और ये जो बहस है, इस बहस का ही ये गलत बहस है, बिकॉज देखिए कोई चीज कोई फ्रेंचाइज किसी प्लेयर को प्रोड्यूस नहीं कर सकती। हम तो प्लेटफॉर्म देते हैं। हमने 5 लाख बच्चों को जो ट्रायल किया, फॉर्चुनेटली शोएब अख्तर साहब हमारे प्लेयर डेवलपमेंट का हिस्सा थे 2018 में, जब शाहीन आया था और हारिस आया था। सो उस वजह से उनको थोड़ा सा उस ग्रास रूट लेवल का अंदाजा था। बट हैविंग सेड दैट, मैं आपको बताऊं कि अगर हमने एक बच्चों को प्लेटफॉर्म दिया, मेहनत तो उस बच्चे ने की ना। अगर हमने वो पाकिस्तान टीम से खेला, सो मेरे पास बांग्लादेश की फ्रेंचाइज तो नहीं है ना। लाहौर कलंदर भी पीसीबी के लिए काम करता है। सो एक ग्रास रूट लेवल से एक बच्चों को प्लेटफॉर्म दिया, और शहीन शाह अफरीदी ने खुद इस बात को एडमिट किया कि जब हमने उनको अपनी टीम में शामिल किया और इतना बड़ा जहां इंटरनेशनल प्लेयर्स खेल रहे थे उनके साथ उनको मौका दिया, और फिर शुरू में उनसे वो परफॉर्मेंस नहीं हो सकी, लेकिन उसके बावजूद हमने उनको बैकअप किया, तो वो शहीन शाह अफरीदी ने 5 विकेटें पिट ली और वो स्टार बन गए। हारिस रऊफ की जो स्टोरी है वो थोड़ी यूनिक और डिफरेंट है। हारिस रऊफ कभी क्रिकेट नहीं खेला था हार्ड बॉल से, वो टेप बॉल से क्रिकेट खेलता था। उसको हमने आइडेंटिफाई किया 2017 में, गुजरावाला में ट्रायल देने आया। उसके बाद हमने उसको घर पे वजीफा भी लगाया, उसको 2 साल ऑस्ट्रेलिया भेजा, 2 साल उसको ट्रेन किया, वहां पे उसकी रिहाइश का इंतजाम भी किया, ऑस्ट्रेलियन सिस्टम में डाला, बिग बैश में उसका कॉन्ट्रैक्ट कराया, वहां पे वो दुनिया का नंबर 1 प्लेयर बन गया बिग बैश का इन टर्म्स ऑफ विकेट। सो उसके बाद क्या हुआ कि उसको पाकिस्तान टीम में शामिल कर लिया। सो ये एक बहुत ही यूनिक किस्म की एग्जांपल थी। लेकिन बाकी जो प्लेयर्स हमारे पास आते हैं हमारे प्लेयर डेवलपमेंट में या हाई परफॉर्मेंस सेंटर में, वो हॉकी के प्लेयर तो नहीं होते ना, वो क्रिकेट के ही प्लेयर होते हैं। सो मेरे ख्याल में काफी अनफॉर्चुनेट है कि इसको हमारी जीत का मजा इस तरह जो है वो। अच्छा राणा साहब गुजारिश है कि इस वर्ल्ड कप में दोनों मैचों का जीत का सेहरा कहीं ना कहीं लाहौर कलंदर के साथ मिलता है, वो शाहीन अफरीदी की शक्ल में हो या रऊफ हारिस की। तो राणा आतिफ साहब ने इस पे 5 लाख लोगों को ट्रेन लिए। आपको तो बड़ी मुश्किलात होगी कि जो काम हुकूमत का था, कौम को टीम देना, खिलाड़ी अच्छे देना, वो काम आपने किया। यकीनन कौम इस बात की आपको मुबारक देती है कि आप मुश्किलात आई पेश इस स्ट्रगल में आपको? जब कोई काम जाते हैं ना ऑनेस्टी के ऊपर, यार मैंने ऑनेस्टली ये काम करना है और 100% देना है, सो मुश्किलात नहीं आती, क्रिटिसिज्म आता है। हमें 3 साल ये कहा गया ये सिर्फ खेल तमाशा करते हैं, ये नाच गाना अच्छा कर लेते हैं, ये इश्तिहारी प्लेयर बनाते हैं, इनका कोई ऐसा। लेकिन ऑन द अदर हैंड हम ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे थे। हम लिया जा रहे थे, हम डीजी खान जा रहे थे, हम लंडी कोतल जा रहे थे, हम गिलगित जा रहे थे, हम कश्मीर जा रहे थे, पंजाब के मैदान कर रहे थे, सिर्फ इन हीरो की तलाश में। अब बहुत से लोग आए और बहुत से लोगों ने मेहनत उस तरह नहीं की जिस तरह शाहीन ने की, हारिस ने की, फखर ने की। फखर ने आपको चैंपियंस ट्रॉफी भी जिताई। सो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं क्रिकेट खेल ही रहे थे। उनको 2 साल के बच्चे को आप बैट पकड़ा के प्लेयर नहीं बना सकते, वो गली महलों में खेल रहे होते हैं। हमने सिर्फ इतना किया कि हमने उनको एक प्लेटफॉर्म दिया, और हारिस की सूरत में पूरी दुनिया ने इस बात को साबित किया कि ऑनेस्टी से अगर पाकिस्तान में किसी भी शोबे में काम किया जाए तो यहाँ पे टैलेंट की कमी नहीं है। मैं आपको बताऊं, अभी भी हमारे पास पाइपलाइन में 128 प्लेयर है भट्टी साहब, जो कि इस बात पे जो कि इस काबिल हैं कि वो पाकिस्तान के सिस्टम में आ सके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं आते। लेकिन कोई बात नहीं, हम अपना काम जारी रखते हैं। अल्लाह का शुक्र है हमारे पास लाहौर कलंदर की एक फ्रेंचाइज है। अगर कोई नहीं भी खिलाता तो हम आप उसको अपनी फ्रेंचाइज में खिला सकते हैं। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल हमारा कप्तान सुहेल अख्तर है, उसकी सबसे बड़ी मिसाल दिलबर हुसैन है, जिसको अभी जो हमारे करंट चेयरमैन है रमीज भाई, वो भी बड़ा अच्छा रेट करते हैं कि इज ए वेरी गुड बॉलर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिस्टम में वो उस तरह नहीं है। ऑस्ट्रेलिया बिग बैश में उसको खिला लेता है, लेकिन हमारा सिस्टम उस तरह नहीं खिलाता, तो काफी मुश्किल आती है। आतिफ, मैं आई नो कि यू डोंट हैव द अथॉरिटी, मगर मेरा सवाल थोड़ा सा टेक्निकली आपसे पूछना चाह रहा हूँ।
आपको क्या बताना है मैंने कि दुनिया की तारीख में जो फास्टेस्ट गेंद हुआ है उसका करने वाले का नाम शुएब अख्तर है। शुएब अख्तर पाकिस्तान की डार्लिंग नहीं है, ये वर्ल्ड क्रिकेट की डार्लिंग है। मैं उसकी जो मैं इमेज की बात करूँ, मेरा आपसे सवाल है, उसकी इंसल्ट तो सरेआम हुई है और स्टेट टेलीविज़न पर हुई है। मैं ये नहीं कह रहा कि अब जर्नलिस्टों को राइट है कि हम किसी की बेइज्जती करें। रियासत का जो इदारा होता है वो सब रियासत, क्योंकि माँ होती है तो माँ तो सब की होती है। मेरा आपसे ये सवाल है, आप क्योंकि यू आर पार्ट ऑफ दी पाकिस्तानी क्रिकेट, मैं नहीं समझता आप एक फ्रेंचाइज हैं, यू आर सर्विंग पाकिस्तान। आपने जो पाकिस्तान को फास्ट बॉलर दिया है, आपने वकार का दौर वापस ले आए हैं, वसीम का दौर ले आए हैं, इमरान को ज़िंदा किया आपने। मगर मेरा सवाल ये है कि इसकी कंपनसेशन आपकी राय में क्या है? जो इमरान अपना शुएब की जो दिल आज़ारी हुई है, हाउ वी कैन कंपनसेट हिम? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। पर शुएब भाई, मैंने उनके साथ काम किया हुआ, बहुत खूबसूरत इंसान है, बड़े लाइवली इंसान है, तो आपको बोर नहीं होने देते और बड़े दिल से काम करते हैं। देखिए, आप ऑब्वियसली आपको उनके साथ बैठ के मामला तय तो करने पड़ेंगे और आप इतने बड़े हमारे हीरो हैं, हमें उनको अपने हीरोज़ की रिस्पेक्ट करनी है, क्योंकि जो कौमें अपने हीरोज़ की रिस्पेक्ट नहीं करती, अनफॉर्चुनेटली वो फिर उस तरह रहती नहीं है। सो मेरे ख्याल में तो उनकी रिस्पेक्ट जो है वो होनी चाहिए। अच्छा, एक मैं आपको बड़ी दिलचस्प बात बताऊं इनके हवाले से। आपको पता है इन्होंने ये मेरे ख्याल में वो कोटा लेबॉर्ट्रीज की टीम से खेलते थे, तो इनके एक भाई थे अख्तर साहब, वो अक्सर हमारे पाकिस्तान अखबार में आया करते थे और उनका दावा था कि ये जो है सबसे ज़्यादा तेज़ बॉलर हैं। तो वो खेले नहीं थे फर्स्ट क्लास वगैरह, तो मैं तो खैर स्पोर्ट्स नहीं देखता था, मगर मैंने कहा अपने दोस्तों को इनका कुछ करें। तो इनकी मॉडलिंग हुई उसके वसीम के साथ, मोहम्मद वसीम के साथ, तो पहली दफ़ा वहाँ छपे और जब ये ऊपर आए और 2 विकेटें लेके बड़ी जो इंडिया की वापस आए, तो इत्तेफाक से मैं उस दिन मैं नहीं था अखबार के दफ्तर, मगर ही केम बैक एंड ही was very thankful. He's a thorough gentleman. I'm just reasserting what you said and what ये इन्होंने कहा है। तो सवाल का आपने जवाब नहीं दिया कि क्या करना चाहिए सरकार को उनके साथ जिन्होंने जी उसी तरफ आ रहा था कि देखिए, बात यह है कि शुएब अख्तर की ऑन रिकॉर्ड उनकी ये स्टेटमेंट है कि अगर मेरे ज़माने में कलंदर्स होते तो मैं 10 साल क्रिकेट और खेल लेता। सो हमारा सिस्टम में कहीं ना कोई फ्लॉ जरूर है। दूसरा, इंजी भाई ने भी ऑन रिकॉर्ड ये कहा कि अगर मेरे ज़माने में कलंदर होते तो मेरे शायद 5000 रन ज़्यादा हो जाते। सो कमिंग बैक टू शुएब भाई, डेफिनेटली मैंने आपको क्लियर कट कहा कि हमें अपने हीरोज़ की इज्जत करनी चाहिए और हमें उनको सर पे सलाखों पे बिठाना चाहिए, स्पेशली जिन्होंने क्रिकेट को खेला और जिन्होंने पाकिस्तान को विक्ट्री ला के दी और पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करना हो। सो हमें उनको हर सूरत में रिस्पेक्ट जरूर देंगे। अच्छा आतिफ भाई, गुजारिश है कि आपको खुशी तो होगी कि आपकी स्ट्रगल काम आई शाहीन अफरीदी के और पहले 2 वर्ल्ड कप के दोनों मैच हम जीते, लेकिन ये डॉक्टर नुमान साहब को लाहौर कलंदर से प्रॉब्लम क्या है? किस जगह है प्रॉब्लम? कोई लगता है कहीं ना कहीं है कुछ, अगर आप मुनासिब समझे बताना। आप फिर हारिस साहब को वापस ले जाएं, मेरे ख्याल में प्रॉब्लम क्योंकि इन्हें लगता है आप जैसे लोग नहीं चाहिए जो नेशनल प्लेयर खड़े करे, जो दुनिया में पाकिस्तान का नाम करे। नहीं, डॉक्टर नुमान मेरे से बहुत अच्छे दोस्त हैं। मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं कोई मिसकम्युनिकेशन जरूर हुई होगी, वो काफी प्रेस करते हैं इस बात को। आई डोंट नो अब इसका बैकग्राउंड क्या था और ये बात यहाँ तक क्यों पहुंची, लेकिन डॉक्टर साहब जो है वो भी लाहौर कलंदर्स के बड़े फैन हैं और हमारे प्लेयर डेवलपमेंट के प्रोग्राम को भी काफी सपोर्ट करते हैं। बट ये है कि देखिए, अब हमारा तो काम है लोगों को पाकिस्तान को प्लेयर प्रोड्यूस करके देना, वो भी इस तरह के हम प्लेटफॉर्म हम देते हैं। बट सर मेहनत तो प्लेयर हारिस ने खुद ही मेहनत की ना। आतिफ एक जरा मेरे टाइम की कम सर ये बताइएगा कि आपने फरमाया कि 128 प्लेयर माशाल्लाह आपके पास हो रहा है, आप कितना समझते उसमें कितना पोटेंशियल है जो कौमी टीम में जा सकते हैं? कितने लोग जा सकते हैं? सर अगले 1 से 2 साल के अंदर उनमें से कम 50% आ सकते हैं अगर हमने उनको प्रॉपर मौका दिया। अभी वो हमारे हाई परफॉर्मेंस सेंटर में आप सब भाइयों को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जरूर आए और देखें कि हमने वहाँ पे क्या सिस्टम बनाया है। वो स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी है। हमारी अफगानी जो गवर्नमेंट थी लास्ट, उनके बच्चे ट्रेन हो रहे थे अंडर 19 के, वो IMRF छोड़ के, इंडिया छोड़ के पाकिस्तान आना चाह रहे थे, बिकॉज वो फैसिलिटी आपको साउथ ईस्ट एशिया में या ICC में मिलती है या लाहौर कलंदर्स के पास मिलती है। तो जब आप प्रॉपर तरीके से बच्चे को गाइड करेंगे और कोच करेंगे, एजुकेट करेंगे, सो कैसे हो सकता है कि प्लेयर प्रोड्यूस ना हो? पाकिस्तान में बेइंतहा टैलेंट है सर।
अच्छा आतिफ, इंडिया का बड़ा नाम आया, इंडियन जो लीग बनी है, पाकिस्तान उसके मैं नहीं समझता, हमारे लिए तो वाकई काबिल एहतराम है, हमें बड़ा फ़ख्र भी है आप सब पे, सारे फ्रेंचाइज हमारे हैं, मगर उस तरह इंटरनेशनली हमारा वो मकाम नहीं बन सका, इसकी क्या वजह आप देखते हैं? देखिए ताहिर भाई, 2-3 रीजन है। एक तो ये कि हमारी लीग का जो फाइनेंशियल मॉडल है वो बुनियाद ठीक नहीं है। तो अगर आप बुर्ज खलीफा खड़ा कर देंगे और नीचे उसकी बेस कोई नहीं होगी तो वो हिलता रहेगा। नंबर 1। नंबर 2 ये कि अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में जो हालात थे, तो लीग दुबई में हो रही थी, बट मैं समझता हूँ कि उसमें होने के बावजूद जिस तरह पीएसएल का ब्रांड पाकिस्तान में ग्रो किया, आपके सामने 72 साल में हमने इस तरह की कोई चीज पाकिस्तान में होते नहीं देखी। और ये वो चीज है जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, जो पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज सामने लेके आती है। सो अगर हम इसके मॉडल के ऊपर काम कर लें, उसको ठीक कर दें, तो ये जिस तरह रमीज भाई कहते हैं कि दुनिया की नंबर 1 लीग बनने से इसको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है एंटरटेनमेंट सिर्फ क्रिकेट है। हमारे हमसाय मुल्क में तो गाना भी है और बहुत सी चीजें हैं। तो यहाँ पे 22 करोड़ बंदा जो है वो इस क्रिकेट से प्यार करता है। तो जहाँ इतनी बड़ी तादाद में लगाव हो और एसोसिएशन हो, तो वो ब्रांड नंबर 1 कैसे नहीं बनेगा? अच्छा नहीं, वैसे तो हम कढ़ाई गोश्त भी बहुत खाते हैं, दूसरी एक ये भी हमारी एंटरटेनमेंट है, खाली क्रिकेट नहीं है। अच्छा मैं आपसे एक और सवाल करना चाह रहा हूँ, आपका बड़ा अच्छा क्लेम है कि यू आर ए नर्सरी, यू आर गिविंग फास्ट बॉलर टू पाकिस्तान, मगर सारी दुनिया कहती है कि पाकिस्तान का जो टैलेंट है वो 20 ओवर तक है, उसके बाद हमारा दिमाग, हमारी सलाहियतें पीछे रह जाती हैं। हम क्या वनडे और टेस्ट के लिए भी ऐसे प्लेयर पैदा करने की सलाहियत रखते हैं? आर यू कंट्रीब्यूटिंग देयर एज वेल? देखिए बात बिल्कुल करते हैं आप। इशू क्या है? इशू ये है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अभी आपके पास हमने देखा कि हमने ज्यादा बॉलर प्रोड्यूस किए, बैट्समैन सोहेल अख्तर ये था, बट उसकी वजह ये थी कि यहाँ पे प्रैक्टिस की अपॉर्चुनिटीज नहीं है, यहाँ पे मैचेस की अपॉर्चुनिटीज नहीं है। यहाँ पे वो जो प्राइम मिनिस्टर का ख्वाब है ना, सिडनी क्रिकेट वाला, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट वाला, वो लीग क्रिकेट है जो 6 महीने होती है। यहाँ पे 15 दिन क्रिकेट कहते हैं कि यार हमारे प्लेयर को खेलना क्यों नहीं आ रहा, वो कैसे आएगा? आज भी आप देखें इंडिया में रणजी ट्रॉफी में लोग 6 महीने खेलते हैं, उसमें 2-2, 3-3 तो स्कोर करते हैं, 4 डे क्रिकेट होती है। हम चूंकि वो थोड़ा जल्दबाज है तो हम सब कुछ T20 की तरफ ले गए। सो T20 एक फॉर्मेट है, 4 डे क्रिकेट के लिए आपको टेस्ट मैच या 1 डे के लिए आपको उस लेवल की फैसिलिटीज चाहिए और उस लेवल का कंपटीशन चाहिए जो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ नहीं है। अच्छा आतिफ ये बताए, शाहीन अफरीदी और रऊफ खारस थे, तो आपने कभी सोचा था जब ये आपके पास आए तो ये एक दिन पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे? और क्या रऊफ खारस से बेहतर भी कोई बॉलर आपके पास हैं जो आप 128 कह रहे हैं? ये तो बड़ी अच्छी बातें सुनने में आ रही हैं आज। सर मैंने जब ये फ्रेंचाइज डिबेट की थी ना, तो तब भी इसके पीछे मकसद यही था कि पाकिस्तान में 22 करोड़ लोग रहते हैं और 60% यूथ है। उस यूथ को अगर हमने प्लेटफॉर्म ना दिया तो वो हमारे लिए मसला बन जाएगा, वो हमारे लिए चैलेंज बन जाएगा, और स्पोर्ट्स से बेहतर प्लेटफॉर्म कोई नहीं होता। तो इसलिए हमने ये प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया। तो उसके अंदर फिर हम पाकिस्तान के हर ये ऑन रिकॉर्ड शाहिद भाई ने कहा हुआ है, गजन सेठी ने कहा हुआ है कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, पाकिस्तान में टैलेंट खत्म हो गया। तो जब हम ग्रास रूट लेवल पे 2016 में टैलेंट हंट करने निकले, तो ये अभी जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग है। अब जो नेक्स्ट हमारा बॉलर आ रहा है वो 155 पे बॉल करता है, ठीक है? अभी सॉरी जरा दोबारा बताइएगा। 155 किलोमीटर, ये तो वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। जी सर। और वो अब वो इस वक्त अंडर ट्रेनिंग है। जिस तरह हारिस को 2 साल हमने ट्रेन किया, सोहेल को किया, और बाकी आपको शायद अंदाजा नहीं, आप कह रहे हैं दुनिया में इतनी स्पीड नहीं कर रहा और इस हीरे को आप तलाश कर लेते हैं, लेकिन हुकूमतों की नजरों से ये ओझल क्यों रहते हैं ऐसे प्लेयर? आपके पास तो खास नजर है, आप वैसे भी बड़े हुस्न नजर रखते हैं। नहीं भट्टी साहब, मैं यकीन माने कि सिर्फ मेरे पर कोई नजर नहीं, ये सारा क्रेडिट जो है ना आकिब जावेद को जाता है। मुझे आपको पता क्रिकेट का इतना पता भी नहीं है, ना इतना शौक है। ये सारा क्रेडिट कि वो अंत तक मेहनत ग्रास रूट लेवल से, हमारी खुशकिस्मती ये हुई कि हमें आकिब जावेद मिल गए, और उनकी वजह से फिर हम ये सारा जो आप लाहौर कलंदर का ये जो कंट्रीब्यूशन देखते हैं, ये सारा दैट क्रेडिट गोज टू आकिब, क्योंकि वो लेके आते हैं ढूंढ के, वो तराशते हैं, और वो फिर कहते हैं हारिस भी उन्होंने किया, सलमान शाद भी उन्होंने किया, दिलबर हुसैन भी उन्होंने किया, सोहेल अख्तर भी उन्होंने। सो अब उनके पास जो प्लेयर है बकौल आकिब भाई के कि वो 155 की गेंद करवाता है। अब उसको हमने एक दफा बीच में एक टूर्नामेंट आया, उसमें हमने उसको चांस दिया, फॉरनर्स भी थे, बड़े बड़े दुनिया के नाम थे, उनको उसकी गेंद नहीं नजर आ रही। लेकिन ये कि अब हम रॉ को अगर डाल देंगे तो उस बेचारे के लिए मसला होगा ना। सो हम पहले आके भी इसको ट्रेन करते हैं, उसको फिटनेस लेवल को लेके आते हैं, उसके बाद उनको फिर बड़ी स्टेज पे आप आतिफ मैं आप देखेंगे।
आते मैं व्यूअर के एक इंटरेस्ट के लिए आपसे एक इन्फॉर्मेशन चाह रहा हूँ। कोई पाकिस्तान में कोई प्लेयर समझता है कि वो बड़ा अच्छा फास्ट बॉलर है, उसमें कोई बड़ा एक्स्ट्रॉर्डनरी टैलेंट है एंड वो आपसे रब्ता करना चाह रहा है, वो किस तरह आपसे रब्ता करे? वो चाहे कि मुझे देखे, मुझे टेस्ट करे, तो हाउ ही कैन कॉन्टेक्ट यू? देखिए ताहिर भाई, पहले तो हम शहर जाते थे और उसके बाद फिर प्रेसिडेंट। अब हमारा हाई परफॉर्मेंस सेंटर है। अब दुनिया तरक्की कर गई है, वो हमें अपना वीडियो बना के भेजे हमारे सोशल मीडिया के ऊपर, हमारे फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, उसको बात कर दे, हम उससे खुद ही राब्ता करेंगे। उसकी वीडियो अगर इस तरह की होगी, उसके अंदर अगर ये सारी अगर सलाहियत होगी, अगर शहनशाह अफरीदी बन सकेगा, हारिस रऊफ बन सकेगा, तो कलंदर खुद जाके उसको वहां से लेके अपने पास ट्रेन करेंगे। तो इसका मतलब लोग अब आपके पास खुद आ रहे हैं और अपनी वीडियोस आपको भेजते हैं, विच मीन्स कि एक स्टेप आगे बढ़े आप। सर इस वक्त हमारे हाई परफॉर्मेंस सेंटर में, मैंने आपको बताया ना, इस तरह पिछले अफगानिस्तान अंडर-19 टीम के कैप्टन और बाकी ट्रेन होके गए, ऑस्ट्रेलिया से लोग वहाँ पे आए हैं, अमेरिका से आए हैं। सो इस वक्त पूरी दुनिया से जो लोग हैं जिनको क्रिकेट का पैशन है और जिसमें टैलेंट है, वो वहाँ पे आया हुआ है। और उसको हम ना सिर्फ, अब इसके अंदर हम एक और टेक्नोलॉजी लेके आए हैं जो कि ये सॉफ्टवेयर बेस है, जिसपे आपकी बैट स्पीड, बॉल स्विंग, बॉल स्पिन, वो सारी चीजें वो कैलकुलेट करता है। सो हम उस पर वीडियो एनालिसिस के थ्रू काम करते हैं। मतलब हमारा सेमेस्टर सिस्टम ये नहीं कि आपका बच्चा आया 2 घंटे खड़ा रहा और 4 बालें खेली चला गया। वो 3 घंटे के लिए वहां पे आता है आफ्टर स्कूल, और सैटरडे संडे स्कूल भी उसका डिस्टर्ब नहीं होगा। और उसके बाद उसके 1 महीने के बाद उसके जो पेरेंट और गार्डियन है, उससे हम उससे वीडियो एनालिसिस के थ्रू शो करते हैं कि ये इसके अंदर इंप्रूवमेंट आई है। सो अब ये जो बच्चे हमारे पास है, आप देखिएगा कि आने वाले दिनों में इन्हीं में से आपको नए बाबर आजम, शाहीन, हारिस, ये सारे आपको इनमें से मिलेंगे। गुड। और ये जो आकिब जावेद हैं, ये एक अकम्पलिश्ड प्लेयर होने के साथ साथ मेरे ख्याल में इन्होंने बहुत से कोर्सेज जो हैं वो कोचिंग में भी कर रखे हैं, और इस पे वो बात भी करते हैं कि हम जो कोच होना चाहिए प्लेयर के साथ साथ उसे कुछ और भी कोर्सेज करने पड़ते हैं। इज दैट राइट? बिल्कुल सही है। मेरा ख्याल है लेवल 4 में पाकिस्तान में 2-3 लोग ही हैं जिन्होंने पे काम किया। और दूसरी बात ये है कि आकिब भाई ने पहले पाकिस्तान का डोमेस्टिक था, उसके अंदर भी वो बहुत थे। जब रीजन सेटअप बना था, जो MRNCA जो होता था, जिसका नाम हाई परफॉर्मेंस सेंटर बन गया, उस वक्त भी 2019-2004 का मेरा ख्याल है वर्ल्ड कप था, उसके भी कोच आकिब भाई थे जो पाकिस्तान जीता अंडर-19 का, और फिर आगे वाला भी। फिर वो UAE चले गए, और UAE में भी उनके बेशुमार इस किस्म के कारनामे हैं जिन्होंने उनकी टीम को बिल्कुल लो लेवल से उठा के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर लिए थे। तो उनके अंदर ये पैशन है, उनके अंदर ये हंगर है टू सर्व हिज कंट्री एंड टू सर्व हिज प्रोफेशन, जो इसका क्रिकेट का। बहुत शुक्रिया। बात खत्म करने को दिल तो नहीं कर रहा, फिर खत्म करना है, मगर ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ इतना कि ज़रा नम हो तो बड़ी ये मिट्टी बड़ी जरखेज़ है साकी, मगर ये नमी कौन कहाँ ले जाता है। बहरहाल अल्लाह बेहतर करे।